नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मार्को रूबियो किस गुप्तचर के लिए, किस सीआईए एजेंट के लिए परेशान रहे, इसे समझते हैं। मेरे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं एकलव्य सिंह जी। इनके पास बहुत सारे अपडेट्स हैं इससे जुड़े हुए। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। एकलव्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम नमस्कार। आपका आशीर्वाद मिल जाता है, आपके दर्शकों का स्नेह प्राप्त हो जाता है, और क्या चाहिए जीवन में। एकलव्य जी, आपने देखा मार्को रूबियो कभी मदर हाउस जाते हैं, कभी ताजमहल, कभी क्वाड बैठक, लेकिन इनकी नज़र कहीं और रही। दूसरी बात, आपको याद होगा हमारी एनआईए ने मार्च में एक सीआईए के एजेंट को पकड़ा था, इस समय तिहाड़ में है। और हमारे धुरंधर डोभाल साहब, एक बार किसी को दबोच लिया तो फिर वो उसे छोड़ते नहीं हैं। क्या कहानी समझ में आ रही, क्योंकि इनको बड़ी कड़वी डोज मिली है। कहीं इनका आप समझ रहे हैं कि स्वागत जैसा स्वागत नहीं हुआ? देखिए मैम, पिछली बार जब आपसे जुड़ा था तो हम लोगों ने चर्चा करी थी कि ऐसी क्या बात होगी कि मार्को रूबियो जब भारत आए तो दिल्ली से ज्यादा जरूरी उन्होंने समझा कि कलकत्ता में जाके और मदर टेरेसा के चैरिटी होम में, मतलब उन्होंने ढोक लगाना एक तरह से सही समझा। सर्जियो गोर भी वहां पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यक्तिगत तौर पे बंगाल की जीत की बधाई दी, तो इसके क्या कारण थे वो तो मैंने आपको पिछली बार बताया ही था। अब मैम उसमें आगे की जो बात है, देखिए क्या है कि मार्को रूबियो के साथ जो भारत में जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, मैं नहीं समझता कि पहले किसी विदेशी डिग्नेटरी के साथ इस तरह का किया गया है। और आप देखिए मैम, मार्को रूबियो कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। वो बेसिकली अमेरिका के विदेश सचिव और गृह सचिव है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो दर्जा होता है, मतलब अगर आप देखें तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जो हिलरी क्लिंटन का दर्जा था। तो अब मैम देखिए, कई चीजें हैं। अ, आज से लगभग 2 महीने पहले मार्च के महीने में म्यांमार के बॉर्डर पे कुछ फॉरेन नेशनल्स को पकड़ा गया था जो भारत विरोधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उसमें एक खास करके एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैथ्यू वैन डाइक। वो बेसिकली अपने आप को बताता तो एक अमेरिकन फिल्म मेकर था, और दूसरा वो अपने आप को, ये जो लेफ्ट साइड में जो चित्र देख रहे हैं, ये अपने आप को एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर भी बताता था। और इसके अलावा ये सीआईए के लिए कई जगह पे कई ऑपरेशंस में स्वयं इन्वॉल्व रहा है। तो इसको मैम कोलकाता के एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट किया गया था। एनआईए ने इसको अरेस्ट किया था, और आज की तारीख में ये तिहाड़ जेल में है। अब मैम देखिए, तिहाड़ जेल में तो हम जानते ही हैं कि क्या रिकॉर्ड रहा है, किसकी किसकी जुबान किस तरह से वहां खुलवा ली जाती है, ये तो सब जानते हैं। अच्छा मैम, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि कुछ और गतिविधियों को भी समझना पड़ेगा कि क्यों मैथ्यू वैन डाइक एक सीआईए एजेंट को लेके, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारा एक व्यक्ति है या हमारा एक नेशनल, एक अभिनंदन, जैसे हमारे कैप्टन अभिनंदन जब फंस गए थे पाकिस्तान में तो उनको एक निकाल के बाहर लाने की बात थी। ये सिर्फ जी। प्रेस्टीज इशू नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बड़ी खतरनाक डिटेल्स हो सकती हैं अमेरिका के बारे में, जो भारत के हाथ लग सकती हैं और डाइवल्ज की जा सकती हैं इस व्यक्ति के थ्रू, अगर ये व्यक्ति टूट गया तो। आपको ध्यान होगा कि कुछ महीनों पहले जब एक समिट में मोदी जी और पुतिन जी मिले थे, और पुतिन जी ने, उनके राष्ट्रपति पुतिन ने काफी समय तक वेट करा था उनके लिए और चाहा था कि वो व्यक्तिगत उन्हें अपनी गाड़ी में लेके और चले गए थे। और उसी के ठीक कुछ समय बाद बांग्लादेश में एक सीआईए एजेंट का मर्डर हो गया था, अंडर कवर एजेंट का। और उसके पास से जो मटेरियल निकला था, उससे उसके बारे में बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक असैसिनेशन प्लॉट जो था उसमें वो इन्वॉल्व था।
तो मैम आप सोचिए कि यदि अगर इस तरह की कोई बात सामने आ जाए कि अमेरिका अपने सीआईए एजेंट्स के थ्रू ऐसे प्लॉट्स को फंड कर रहा है या खुद ही प्लान कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी के असैसिनेशन तक की बात हो, तो ये जी। कितनी बड़ी बात हो सकती है। दूसरी बात मैम देखिए, समझने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि मार्को रूबियो के जो उनका कद है उसको समझने की जरूरत है कि एक इक्विवेलेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का जो कद होता है। इससे पहले यदि आप देखेंगे, जैसे कुछ समय पहले पिछले वर्ष इसी समय जो उनके उपराष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पे थे, और उनका मैम जिस तरह से जयपुर में स्वागत हुआ था, जो हमारे राजस्थान में कल्चर भी है जिसे हम पधारो हमारे देश कहते हैं, तो स्वयं मुख्यमंत्री, हमारी एक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, यहाँ के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस मंत्रीगण सब यहाँ पे उनके स्वागत में लगे हुए थे, उनके लिए स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे गए थे। ये पहलगाम की घटना के एक दो दिन पहले की बात है मैम, और आज एक वर्ष बाद मैम कुछ हालात इस तरह से हैं कि मार्को रूबियो जब आमेर फोर्ट में गए तो वहां पे मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम तो बहुत दूर की बात है, कोई वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारी भी नहीं थे। और यही इसी तरह के चित्र हमने देखे जब आज वो जयपुर से निकल रहे थे, रवाना हो रहे थे दिल्ली के लिए, तो वहां पे भी मैम ना सीएम थे, ना डेप्यूटी सीएम थी, ना कोई सीनियर आईएएस आईपीएस थे, बस एक डेप्यूटी एसपी साहब और एक इंस्पेक्टर थे। उसके बाद वो दिल्ली में पहुंचे मैम, तो दिल्ली में उनको रिसीव करने के लिए कोई मंत्रीगण नहीं थे, कोई और बड़े सीनियर अधिकारी नहीं थे। तो इस तरह का मैम, जो एक अंग्रेजी में एक टर्म होती है कोल्ड शोल्डर, तो इस तरह का बर्ताव मैं नहीं समझता कि विदेशी किसी डिप्लोमेट के साथ, और भारत का तो मैम आप जानते हैं कि जिस तरह का एक जैसे कहते हैं ना, एक इनेट कैरेक्टर, चरित्र ही भारत का ऐसा रहा है कि वो सबका स्वागत करता है, सबको गले लगाता है। और ऐसे समय पे अपने आप को देश की सबसे बड़ी महाशक्ति कहने वाले देश से उनके विदेश सचिव यहाँ पे हैं, और उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो तो ये समझना जरूरी है। आपने यदि अगर रिसेंटली उनकी अजीत डोभाल जी के साथ अगर कुछ पिक्चर्स देखी हो, तो जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, इस बॉडी लैंग्वेज के अलावा मैं आपको बताऊं मैम कि आज जो क्वाड समिट का जो जॉइंट ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें मैम कई जर्नलिस्ट ने बताया है, अब तो मतलब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि अमेरिका ने पर्टिकुलरली सारे प्रेस रिपोर्टर्स को ब्रीफ कर दिया था, और मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि अमेरिका इसको ब्रीफिंग को खत्म होने के बाद किसी भी प्रेस रिपोर्टर से कोई सवाल नहीं लेगा। तो आप असहजता को समझिए मैम। एक हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जैसे कि एनडीटीवी और इंडिया टुडे ग्रुप, इन सब ग्रुप्स ने मार्को रूबियो के लिए मार्को रूबियो के एक हमारे बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है मैम, सिद्धांत सिब्बल करके, तो उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी उनसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए, उसके लिए भी डिनाई कर दिया गया। और ऐसे कई चैनल्स को मतलब पिछले 3-4 दिन में जो गतिविधियां रही हैं व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए, मार्को रूबियो ने या तो मना कर दिया और या फिर ये कहा गया कि आप पहले ट्रांसक्रिप्ट दे दो कि आप क्या पूछोगे तो हम आपसे कोई इंटरव्यू करेंगे। तो मैम ये तो सर्टन है कि इन चीजों को लेके एक असहजता है, और इसका सारा कारण जो मैंने आपको बताया मैम कि दो ही सबसे बड़े कारण हैं। एक तो जो बंगाल में मदर टेरेसा के चैरिटी होम के थ्रू जो सीआईए की फंडिंग का जो मैनिपुलेशन हो रहा था, और उसके लिए भारत के हाथ में जो आज सीआईए द्वारा जो गतिविधियां भारत में कराई जाती हैं, जो भारत विरोधी शक्तियों को जो मदद करी जाती है, उसके लिए जो भारत के हाथ में उनका स्वयं का एक सीआईए एजेंट हमारी तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। तो ये कारण है मैम कि आप देखिए कि किस तरह से आपने देखा होगा कि परसों जब यूएस कॉन्सुलेट में मार्को रूबियो के लिए एक स्पेशल रिसेप्शन रखा गया था, तो वहां पे सर्जियो गॉर्ड ने अपना फोन निकाल के और स्पीकर फोन पे लोगों को सुना रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि आई लव इंडिया, आई लव
प्रधानमंत्री मोदी और इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये कि आप मतलब मैं कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट वाली कमेंट्री की इसमें आवश्यकता नहीं है मैम। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि मतलब कोई बच्चा भी अगर इसको समझना चाहे तो कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंड्स में लड़ाई होती है और जिस फ्रेंड को अपनी गलती समझ में आ जाती है तो वो फिर मतलब किसी तरह से मनाने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि अब सिचुएशन और नहीं बिगड़ जाए। और देखिए मैम, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि यदि अगर आप पिछले 20 वर्ष से भारत और यूएस के संबंध देखेंगे, मैं सिर्फ मोदी जी के आने के बाद की बात नहीं कर रहा, तो यूएस और इंडिया जो है ओवरऑल एक अच्छी ट्रैजेक्टरी पे चल रहे थे। चाहे वो मनमोहन सिंह जी के समय की यूएस न्यूक्लियर मतलब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ही क्यों ना हो, और मोदी जी के आने के बाद से तो जिस तरह से हमारे ट्रेड रिलेशंस खास करके बहुत अच्छे बढ़े। लेकिन परंतु ये जो पिछले खास करके मतलब ये पहलगाम अटैक के बाद जो भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशंस बिगड़े, तो अब मैम एक बात पक्की है कि यूएस को अपना ट्रस्ट जो है, अब बॉल उनके हाथ में है मैम, जैसे कहते हैं ना द बॉल इज इन देयर कोर्ट। उनको तय करना है कि उनको भारत के साथ अपने रिलेशंस कैसे ठीक करने हैं। क्योंकि मैम देखिए मोदी जी की ना एक मैं हमेशा इस बात का उनकी सराहना करता हूँ कि मोदी जी में वो जो एक शिव भगवान वाली क्वालिटी होती है ना कि विष निगल लेते हैं मैम, अपने कंठ में रख लेते हैं और शांति से बैठ जाते हैं, अपने लिए कुछ भी सह सकते हैं। आपने तो देखा ही होगा मैम, कोई किसी की स्वर्गीय माता को, उनके पिता को और क्या क्या नहीं बोल चुके उनके लिए, जिसने अपना जीवन देश को दे दिया उसको गद्दार बताते हैं ये लोग, लेकिन कुछ नहीं बोलते वो। लेकिन मैम यहाँ पे क्या है कि जब देश की सुरक्षा और अखंडता की बात आ जाती है तो फिर मैम मैं समझता हूँ कि मोदी जी उनमें से नहीं हैं जो चुप बैठ जाएं। तो ये जो मार्को रूबियो के साथ जो हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं उसका कारण यही है मैम। और देखिए ना, मार्को रूबियो, आपको मालूम ही होगा कि संयुक्त राज्य सीनेट की सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वहाँ वे सीआईए और जो दूसरे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बजट, उनको देखना और जो वैश्विक गतिविधियाँ उनकी निगरानी करते थे। अब ऑब्वियसली जब वो यहाँ आते हैं तो उनको ध्यान तो आया ही होगा उस बंदे का, वैन डाइक का। मैम ऐसा है कि जब यहाँ आए तो ध्यान नहीं आया होगा, यही समझना जरूरी है। वो आए ही इसलिए है मैम, जी। इस बात को समझना जरूरी है कि देखिए मैम क्या हुआ कि पिछले कुछ समय से, जैसा मैंने एक्चुअली पिछले एपिसोड में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि इशू क्या थी कि मैम कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के अलावा दूसरी तरफ से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए आपने देखिए क्या था मैम कि बांग्लादेश में ये यूनेस्को ऑलरेडी ला चुके थे, और यूनेस्को लाने के बाद इन्होंने ये भी इंश्योर कर लिया था कि जब वहां पे चुनाव करवाए तो 164 सीटें इनने हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जमायते इस्लामी को जितवा दी। तो ये इन्फिल्ट्रेटर्स के थ्रू मैम इनकी कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद थी कि बंगाल का जो इलेक्शन है वहां पे बीजेपी इस तरह का मैंडेट नहीं ला पाएगी। परंतु जिस तरह का ये जो मैम अब आप ऐसा है मैम कि ये जो भारत विरोधी शक्तियां, अब आप चाहे इसे अमेरिका कह लो, चाहे ग्लोबल डीप स्टेट की कह लो, चाहे जॉर्ज सोरोस कह लो, जो जितनी भी भारत विरोधी शक्तियां हैं, चाहे इसमें आईएसआई हो, सीआईए हो और ये टीएमसी हो, इनके इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हो, ये ऐसा नहीं है मैम कि ये सब इन लोग ने 10 दिन में कर लिया था। ये लोग भी इस पे 10 वर्ष से मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक इलेक्शन का रिजल्ट मैम, जो मोदी जी कहते हैं ना आपके एक वोट की ताकत, एक इलेक्शन का वोट, एक इलेक्शन का रिजल्ट मैम बंगाल का, और ये 10 वर्ष की इनकी मेहनत पूरी तरह से ध्वस्त होकर धरातल पर गिर गई मैम। जिसे कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन। अब तो हम अपना बॉर्डर भी सील करेंगे, जो यहाँ पे घुसपैठिए बैठे हैं उनको मार के वापस भी भगाएंगे, और ये मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे थे उनको पकड़ के उनके मुंह से वो भी उगलवाएंगे जिससे कि इनकी बेइज्जती हो जाए। तो मैम ये सारी चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है
क्योंकि देखिए मैम, एक और भी इसका जो एस्पेक्ट हो जाता है, इससे क्या होता है मैम कि जो मैं ग्लोबल डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस और इन लोगों की बातें कर रहा था, कहीं ना कहीं ये सारे चीजें जो है मैम इंटरलिंक्ड होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो ये हो रहा है उसी समय इस देश में कॉकरोच जनता पार्टी बन रही है, और इसी समय पे मैम आप देखिए कि हमारा विपक्ष, जिसको कि कॉमन सेंसिकली ये सोचना चाहिए कि जहां दूसरे देशों में, मतलब चाइना जैसे देश में 33% दाम बढ़े हुए हैं, यूएस जैसे देश में 47% दाम बढ़े हुए हैं, वहां पे हमारे देश में जब 5-7 रुपए की मात्र वृद्धि हो जा रही है, जो कि 4 वर्ष से 1 रुपए की वृद्धि नहीं हुई थी, वहां पे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन साथ खड़े होने की जगह सरकार के कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री गद्दार है। तो मैम ये, और ऐसा आपको पता होगा ना मैम, आपने देखा होगा कि जिस दिन ये बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे थे, राहुल गांधी जी मस्कट में थे, देखे होंगे ना आपने वो चित्र। तो मैम ये ऐसी ऐसी चीजें हैं कि ये जो मैथ्यू वैन डाइक जो है ना, अच्छा ये इसमें भी मैम देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मैथ्यू वैन डाइक तो एक अकेला व्यक्ति है जिसके बारे में हमें पता है, क्योंकि उसको एनआईए ने कोलकाता के एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया, और हम लोगों ने जो भी है अपने बेसिक सोशल मीडिया रिसर्च से पता लगा लिया कि ये पहले किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है। लेकिन जब ये अपना मुंह खोलेगा तो भारतवर्ष में और किस किस से तार जुड़ेंगे, इन सब चीजों को लेके मार्को रूबियो की जो असहजता है ना मैम, वो कारण है। और देखिए मैम, बड़ा एक एम्बैरेसिंग क्वेश्चन हो जाता है, मतलब एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। आपने उस दिन मार्को रूबियो आए थे तो उनसे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग था कि जब उनकी प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी तो एक जर्नलिस्ट है अपने यहाँ सिद्धांत सिब्बल, उन्होंने उनसे एक सवाल कर लिया। उन्होंने 2-3 सवाल करे थे, लेकिन जो तीसरा सवाल था उसमें उनसे एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सवाल पूछ लिया कि भाई आपके अमेरिका से ये जो हमारे भारत के लिए जो रेसिस्ट तरह के कमेंट्स आते रहते हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है। तो पहले तो वो थोड़े इस बात को असहज हो गए कि भाई मतलब किसके बारे में कह रहे हो, मुझे नहीं पता, क्या कहना चाह रहे हो। तो उसने कहा साहब सबको पता ही है ना क्या हुआ है रिसेंटली, तो जी। जो कमेंट्स आते हैं रेसिस्ट कमेंट्स, उनके बारे में आपका क्या कहना है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि मैम उसका जवाब मार्को रूबियो ने बड़ा स्मार्टली दिया। उन्होंने कहा कि भैया देखो पागल तो सब जगह ही होते हैं, आपके यहाँ भी हैं, हमारे देश में भी भरे हुए हैं, तो अब सोशल मीडिया पे कौन क्या कमेंट्री कर देता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन मैम इंडिया को हेल होल किसने कहा था, ये तो हमने सबने सुना था ना अपनी आंखों से, बिल्कुल। आंखों से देखा था, कानों से सुना था कि इंडिया को हेल होल किसने कहा था। कौन रेसिस्ट कमेंट्स लगातार भारत के लिए कर रहा था इतने समय से, ये सब हम देख रहे थे ना। तो मैम अब आप सोचिए कि उसी जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में तो नहीं हुआ, लेकिन आने वाली किसी प्रेस ब्रीफिंग में या प्रेस इंटरैक्शन में कोई ये सवाल कर लेता कि मैथ्यू वैन डाइक, अमेरिकन सिटीजन जो कि आज की डेट में हमारी तिहाड़ जेल में है, वो किस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व थे, उसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करेंगे तो क्या हालत हो जाती है इनकी। तो ये इस कारण से मैम ये असहजता है कि भारत के सामने कहीं ये इस भारत में रहते हुए ये कोई ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाए जो कि मतलब अमेरिका के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बन जाए। क्योंकि ये इस तरह की बात अगर मैम ऐसी परतें खुलती हैं तो ये बात सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच की नहीं रहती, फिर ये इतने बड़े देश के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बनती है कि एक इंडिपेंडेंट इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में तो इस तरह की कोशिश यदि वो भारत में अगर करता हुआ पाया भी जाता है, कर तो वो कभी सकता ही नहीं, इसमें सफल तो वो मोदी जी के रहते 100 जन्म में नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये स्टैब्लिश भी हो जाता है, जो कि सर्कमस्टांसेस सारे वहीं पे पॉइंट कर रहे हैं कि अमेरिका इसकी भरपूर कोशिश कर रहा है, तो मैम इसके उसके लिए ग्लोबल परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ऑलरेडी आप देखेंगे कि इस विश्व संकट के बाद मैम, चाहे यूरोप हो, चाहे हमारे अफ्रीकन नेशंस हो, चाहे एशियन नेशंस हो, ठीक है अब अमेरिका से एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड रिलेशंस रहे हैं, तो
सब लोग कोई ज्यादा खुल के नहीं बोलते, लेकिन कोई भी अमेरिका से खुश नहीं है मैम, ये तो साफ है। और समय समय पर लोग जाहिर भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन नेशंस जो कि पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं। आपने एकलव्य जी बहुत बड़ी बात की है। अब देखिए 4 जगह पे वो रुकते हैं, उन्हें कौन रिसीव करता है? आपने जो बात की, उनका किस तरीके का स्वागत होता है? आपको किस लेवल के बंदे दिखाई देते हैं वहाँ खड़े हुए? कलकत्ता से लेकर के आप जयपुर में बैठे हुए हैं इस समय, तो आपने जयपुर में भी देखा, दिल्ली में भी रेदर देखा। ये एक तरह से ट्रंप को भी कहीं न कहीं मैसेजिंग है, क्योंकि देखिए वो ट्रंप के विदेश मंत्री हैं और अपने इस पद के तहत वो CIA सहित तमाम जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियाँ हैं, उनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं, वो अपने ही देश के फ़ायदे के लिए तो यूज़ करते हैं उन्हें, इज़न्ट इट? देखिए मैम, जो मैच्योर्ड गवर्नमेंट्स या मैच्योर्ड डेमोक्रेसीज होती हैं वो इसी तरह से आचरण करती हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो ट्रंप के स्तर पे गिराएं। इसको अब्सॉर्ब करने के बाद इसी तरह के कि हमने इसको कैसे रिसीव किया है और क्यों ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका इसी तरह से सटल डिप्लोमेटिक मैसेजेस दिए जाते हैं। हमारे यहाँ मैम पूरा एक, जिसे कहते हैं कि फॉर्मल प्रोटोकॉल बना हुआ है कि यदि कोई किस लेवल का डिग्निटरी आता है तो एयरपोर्ट पे उन्हें कौन रिसीव करने के लिए जाएगा। हर स्टेट में एक डिपार्टमेंट होता है GAD, जिसका नाम होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो उसके जो भी सेक्रेटरी होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं, उन्हें ही चीफ ऑफ प्रोटोकॉल कहा जाता है। और वहां पे मैम पूरा प्रिस्क्राइब्ड होता है कि इस लेवल का आदमी आ रहा है तो मुख्यमंत्री जी रहने चाहिए, मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं हो तो कम से कम डेप्यूटी CM होने चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं हो तो कम से कम 2-3 मंत्री होने चाहिए, वो नहीं उनके साथ में चीफ सेक्रेटरी होने चाहिए, DG पुलिस होने चाहिए, जो GAD के खुद चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है वो हैं, वहां पे जो आर्मी की जो रेजिमेंट है उसके जो चीफ हैं वो वहां पे होने चाहिए। और यहाँ पे लेने के लिए कौन जा रहा है? एक SHO और एक डिप्टी SP। तो मैम भारत ने अपना मैसेज दे दिया है कि भैया तुम अपनी औकात दिखाओगे तो अच्छी तरह से तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। एकलव्य जी, आप इस फोटो की बात कर रहे थे ना, हुई होगी इनकी? मैम बात जो हुई होगी, वो क्या बात हुई होगी वो इस फोटो से पता चल रहा है जी। ऐसा लग रहा है कि अजीत डोभाल जी को जो कहना था कहकर चल दिए, और पीछे पीछे सहमा हुआ चेहरा अमेरिका का जो विदेश सचिव है वो लेके। आपको ऐसा नहीं लग रहा मैम? नहीं तो मैम हमारे भारत का चरित्र क्या है आपने देखा होगा ना, जब कोई फॉरेन डिग्निटी आता है तो स्वागत उसका करके और हम या तो उसके साथ चलते हैं या साइड में हल्का सा पीछे चलते हैं। इसमें आपको कहीं से लग रहा है कि अजीत डोभाल जी, हमारे धुरंधर जो है डोभाल साहब, उनके चेहरे की मुस्कुराहट और आंखें भी कुछ कह रही हैं कि कुछ जैसे होता है ना कि किला फतेह कर लिया है, लाइक दिस? नहीं मैम, वो किला फतेह तो पहले ही कर चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी वही वो कोल्ड शोल्डर वाली बात ही है कि जब एक कॉन्फिडेंट आदमी किसी खेल का पर्दाफाश कर चुका होता है तो वो अपना गेम चल चुका होता है और वो अब दूसरे को एक तरह से जैसे होता है ना, एक चॉइस दे चुका होता है कि या तो सुधर जाओ, फॉल इन लाइन और सफर। तो ये उसी तरह की फोटो है मैम। तो कुल मिला के इनके इस दौरे में इनको काफी कड़वी वाली डोज दी गई है, isn't it? अब ये They deserved it, मतलब इसमें कोई संशय है ही नहीं ना। देखिए मैम, 1 वर्ष से हम लोग सहन कर रहे हैं। पहले जब हमारे अच्छे रिलेशंस थे, ऐसे समय पे जब एक आतंकी हमला हुआ, मैम आपको एक बात और बता देता हूं मैं कि अभी अचानक से मुझे ये बात स्ट्राइक करी और मैं ये आर्टिकल भी इसके बारे में एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था। तो इनफैक्ट मैम ये जो हमला कराया गया था पहलगाम में, इसकी वन ऑफ द थ्योरीज जो थी कि पहलगाम में उस समय ऑफ सीजन में, ये इंपॉर्टेंट बात है मैम, आपके दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली जो पहलगाम की घटना हुई थी जब,
तो पहलगाम की घटना में मैम एक बात जो निकल के आई थी, और इसके हमारे मतलब गृह मंत्रालय पे भी एक तरह से काफी प्रश्न उठा था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर प्रश्न उठा था, और जो कि सही भी था कि आखिर ये अटैक हो कैसे पाया। जी। तो मैम ये, क्योंकि बेसिकली जब ऑफ सीजन था ये मैम, तो ऑफ सीजन के समय में, ऑफ सीजन में कहने का मतलब ये है मैम कि वो जो पर्टिकुलर स्पॉट जहां पे ये आतंकी घटना हुई थी वो उस समय मैम क्लोज्ड रहता था, लेकिन कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे जो इन लोगों को वहां पे लेके चले गए थे। तो उस समय क्या था कि क्योंकि वो एरिया क्वार्टर्ड ऑफ रहता था उस समय, तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का उस लेवल का वहां पे डिप्लॉयमेंट नहीं था। ये प्रश्न ये उठा था कि भाई हमारी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। वो सिक्योरिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो एरिया क्लोज्ड रहता था, और कोई भी वहां पे टूरिज्म एक्टिविटीज जब स्टार्ट करनी होती थी, जो कि जनरली जून के महीने में होती थी, तो जून तो अभी हुई नहीं थी, तो जून के महीने में पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म किया जाता था, वो एक अथॉरिटी लेटर देते थे, और उसके बाद ही वहां पे टूरिस्ट गतिविधियां होती थी। लेकिन ये उससे पहले ही हो गया। तो मैम एक थ्योरी ये भी इमर्ज करी थी उस समय कि यहां पे एक खाली एरिया है और यहां से यहां पे पहुंचा जा सकता है। इसकी सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तान को देने में भी सीआईए ने मदद करी थी। तो मैम इस तरह की चीजें हैं। अब ये जो वैन डाइक वगैरह अगर हमारे हाथ लगे हुए हैं, तो मैम आप सोचिए कि किस लेवल की परतें खुल सकती हैं कि भारत में आतंकी गतिविधियों में अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। तो यदि इस तरह की चीजें होती हैं मैम, तो ये बहुत अमेरिका को असहज करने वाली बात तो है। तो मैम अभी परतें क्या क्या खुलने वाली हैं, और मुझे ऐसा लगता है मैम भारत का ऐसा कैरेक्टर है कि कई बार क्या होता है मैम कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि ऐसी कई चीजें होंगी जो भारत को ऑलरेडी पता होंगी। जी। अभी वो बस एक तरह से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि भैया अभी भी समय है, सुधर जाओ। ये वो भारत नहीं है कांग्रेस के राज वाला, ये मोदी का भारत है, भारी पड़ जाएगा मामला। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि पहलगाम के बाद जो ऑप सिंदूर किया गया, उसमें भारत की ताकत मतलब केवल अमेरिका ने नहीं देखी, पूरी दुनिया ने देखी। अब भारत को उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको भारत की ज़रूरत है। एकलव्य जी, आपने मेरे दर्शकों को एक तरह से आई ओपनर जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे लिए समय निकालने के लिए। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय भारत मैम, जय हिंद। जय हिंद।